अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतशाम खान एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है डिजिटल सिटीजनशिप एंड एथिकल कंसिडरेशन। अच्छा बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या आती है? कहता है डिजिटल सिटीजनशिप एंड एथिकल कंसिडरेशन, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली एंड एथिकली। कहता है कि आप कैसे रिस्पॉन्सिबली और एथिकली बिहेव करते हैं, कब? जब आप इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होते हैं। कहता है यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड इंटरनेट। जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हैं या आप किसी ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, तो आप उसमें किसी तरह का कोई हरासमेंट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है आपकी, या कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं अपलोड कर रहे जिसमें क्या होगा, जिसमें आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो डिस्टर्बिंग हो सकती है और आपको बैन, फाइन या सू किया जा सकता है। ठीक है, तो कहता है कि ये हमारे पास एक डिजिटल सिटीजनशिप होती है या एथिकल कंसिडरेशन होती है कि जब आप किसी भी डिजिटल टूल्स को यूज करते हुए आपका बिहेवियर वहां पे कैसा है। ठीक है जी। उसके बाद अब आ जाता है हमारे पास रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर। तो अगर आप डिजिटल डिवाइसेस को या डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, तो कहता है आपका वहां पे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपका जो पासवर्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सपोज करें आप कभी भी अपना कंपनी नेम, किड नेम या अपना निक नेम नहीं रख सकते। आपने जब भी अपना पासवर्ड सजेस्ट करना है तो आप कोशिश करें कि उसमें आपके पास अपर केस लेटर्स, उसमें आपके पास लोअर केस लेटर्स, उसमें आपके पास डिजिट्स आ जाएं और स्पेशल सिंबल्स आ जाएं। ठीक है, आप कोशिश करें कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करें जो डिफिकल्ट हो लोगों के लिए क्या करना, एक्सेस करना। और दूसरा है अवॉइडिंग फिशिंग स्कैम्स। कहता है आप कभी भी किसी भी ऐसे लिंक के ऊपर क्लिक मत करें जिसमें आपको पता लग सकता है या आपको फील हो रहा है कि आपके पास स्कैम हो सकता है। ना ही किसी ऐसे ईमेल को ओपन करें। पहले तो आपको स्पैम फिल्टर यूज करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं यूज कर रहे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो लिंक है ये आपको क्या कर सकता है, ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है। कई दफा स्पैम फिल्टर में भी हमारा डाटा गया होता है और हम उस पर क्लिक कर देते हैं। तो कहता अवॉइड करें जो फिशिंग स्कैम्स होते हैं उससे। उसके बाद आगे है एथिकल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग। देखिए बेटा, सपोज करें इसमें क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबल डाटा शेयरिंग क्या आता है कि आप पहली बात तो आप अपना कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज या डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना डाटा शेयर मत करें। लेकिन अगर आप अपना डाटा शेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि ये जो डाटा आप शेयर कर रहे हैं, एक तो ये नेसेसरी होना चाहिए शेयरिंग, और दूसरा जिसको भेज रहे हैं वो आपके पास ट्रस्टेड एंटिटीज हों। कभी भी ऐसा ना हो कि आपका जो डाटा है वो जिसको जा रहा है वो क्या करे, वो इसको किसी अनएथिकल यूज में या इलीगल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करते हैं, आपकी बुक में एग्जांपल है कि आप क्या करते हैं, आप अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो वहां पे आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो आपको पहली बात ये पता होना चाहिए कि जिस वेबसाइट पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो गवर्नमेंट वेबसाइट है या वो ट्रस्टेड वेबसाइट है भी या नहीं है। तो आप ये देखते हुए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करते हुए आप फिर क्या करेंगे, वहां पे वो फाइल अपलोड करेंगे या अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। उसके बाद अगली चीज आ जाती है एथिकल इश्यूज। अच्छा, इसमें दो चीजें आ जाती है, रिस्पेक्टिंग कॉपीराइट और दूसरा है अवॉइडिंग प्लेजरिज्म। बेटा रिस्पेक्टिंग कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि आप कभी भी किसी के कंटेंट को सेम एज इट इज कॉपी ना करें विदाउट हिज परमिशन या विदाउट हर परमिशन। आपने जब भी किसी के कंटेंट को यूज करना है या किसी की कॉपी करनी है तो आप उसकी परमिशन लें, बल्कि कोशिश करेंगे आप उसकी कॉपी ना ही करें। तो ये आपके पास क्या आता है, रिस्पेक्टिंग कॉपीराइट आ जाता है। और अवॉइडिंग प्लेजरिज्म क्या आता है कि आपके पास अगर किसी का आइडिया है या किसी का कंटेंट है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको एज अ रिसर्च ले सकते हैं, लेकिन आप उसको सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो कहता है ये आप अवॉइड करें प्लेजरिज्म से भी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज आ जाती है हमारे पास साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। बेटा देखिए, साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या आता है कि दुनिया में ऐसा ऐसा क्राइम जो ऑनलाइन हो
या जिस क्राइम में लोग ऑनलाइन इन्वॉल्व हो जाएं, ऐसे क्राइम को साइबर क्राइम बोला जाता है, या ऐसा क्राइम जो इंटरनेट के ऊपर परफॉर्म हो, ऐसे क्राइम को हम साइबर क्राइम बोलते हैं। और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का मतलब क्या है कि आपने प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, किससे? ऑनलाइन थ्रेट से। तो अगर आप, पहली बात तो आपने कोई ऐसा वायरस सॉफ्टवेयर नहीं करना, या ऐसी फ्री एप्स नहीं करनी, या स्पैम फिशिंग वेबसाइट्स यूज करनी, फार्मिंग वेबसाइट्स को यूज नहीं करना। लेकिन अगर हो गया है या आपके साथ कोई स्कैम हो गया, तो उसके लिए हमारे पास पाकिस्तान में गवर्नमेंट अदारा है जो FIA के अंडर है, उसका नाम है NR3C। तो ये इसकी लिंक भी है www.nr3c.government.pk। तो ये गवर्नमेंट अदारा है। अगर आपको कभी भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी जो भी आपको इशू है वो वहां पे जाके आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन। ठीक है बेटा, तो इसमें सबसे पहले यूजिंग टूल और कंबाइनिंग स्किल्स। अगर मैं यूजिंग टूल्स की बात करूं तो ह्यूमन और मशीन कोलैबोरेशन क्या आ सकती है? ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन का मतलब है कि जैसे इंसान है, अब स्प्रेडशीट है तो ये मशीन का कोलैबोरेशन, और ह्यूमन जो उसके ऊपर डाटा एंट्री कर रहा है, तो दोनों ने जब भी किसी शीट के ऊपर काम करना है तो क्या करेंगे? ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन के थ्रू किसी शीट को डेवलप कर सकते हैं, किसी छोटे से टेबल को बना सकते हैं, एक छोटी सी डाटाबेस भी बना सकते हैं। उसके बाद कंबाइनिंग स्किल है, जैसे डाटा एनालिस्ट क्या करते हैं? डाटा एनालिसिस टूल को यूज करते हैं क्या करने के लिए? किसी भी डाटा को फाइंड आउट करने के लिए या उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद अगली चीज आ जाती है, दूसरा पॉइंट है टीम वर्क एंड नॉलेज शेयरिंग कोलैबोरेशन। तो इसमें सबसे पहले ग्रुप प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं कि आप क्या करते हैं, आप प्रोजेक्ट्स में आप जब भी काम करते हैं तो आप ग्रुप्स में आप अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। 2 लोगों का ग्रुप, 3 का, 4 का या 5 लोगों का ग्रुप होता है, और वहां पे वो टीम क्या करती है, वो डिजिटली आपको पास वो रिमोट वर्क करती है या वो फिजिकल वर्क करती है, तो वो डिजिटली जो भी होता है हमारे पास। उसके बाद आ जाता है शेयरिंग इनसाइट्स। जब आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, टीम वर्क के लिए एज अ काम कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपने आइडियाज को, आप अपने इनसाइट्स को, और आपके पास जो भी स्किल्स होती हैं आप उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जाके जो हमारा काम है वो क्या हो जाए, ईजी हो जाए, और आसानी से उसको हम क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। अच्छा, अब ये करने के बाद तीसरा पॉइंट है क्रिएटिंग एक्सेसिबल डिजिटल कंटेंट। तो इसमें डिजाइन फॉर एक्सेसिबिलिटी, 2 चीजें आ जाती हैं इसमें, रीडेबल फॉन्ट है और अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेजेस है। अब रीडेबल फॉन्ट्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारा फॉन्ट्स है वो रीडेबल होना चाहिए, न्यू टाइम रोमन में होना चाहिए, या एरियल में होना चाहिए, एरियल ब्लैक में इसमें होना चाहिए। और अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेजेस आप यूज करते हैं मल्टीपल। अच्छा, उसके बाद अगली चीज आपको पास आ जाती है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आप इसको देख सकते हैं, ये कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, आप सिंपल सिर्फ लाइंस को अंडरस्टैंड पढ़ेंगे भी तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूजर फीडबैक है, इसमें सर्वेज एंड फॉर्मर डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ऐसे ही है जैसे आप वेबसाइट बनाते हैं, और वेबसाइट बनाने के बाद आपके पास जो 10-15-20 लोग आप उसको यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक छोटा सा सर्वे फॉर्म बना लेते हैं, और आप लोगों से सर्वे लेते हैं या फीडबैक लेते हैं अपनी वेबसाइट के रिलेटेड। और उसके बाद आ जाती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या है, आप एक पीपीटी बनाते हैं, आप स्लाइड्स बनाते हैं, और स्लाइड्स बनाने के बाद आप जब उसको प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंट करने के बाद आप अपने साथ ही बैठे हुए दोस्त को पूछते हैं कि ये मेरी प्रेजेंटेशन कैसी थी, मेरी स्लाइड्स कैसी थी, या इसके ऊपर जो मैंने काम किया है वो किस तरह का था। तो ये हमारे पास होता है यूजर फीडबैक। एक आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर लेते हैं, एक आप क्या ले लेते हैं, सर्विस एंड फॉर्म्स के थ्रू फीडबैक ले लेते हैं, जिससे यूजर आपको बता देता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, जो आपने चीज़ बनाई है, वो आपके पास किस तरह वर्किंग कर रही है, या उसकी रेटिंग क्या है। तो बेटा ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्ट इसी तरह, डिजिटल सिटीजनशिप एंड एथिकल कंसिडरेशन। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज का हमारा यही टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।